अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है मेरे चैनल मीमबीएस पर। तो आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, और आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन्स, जिसको हम डिनोवो सिंथेसिस भी कहते हैं। तो जैसे हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड किस किस से बना होता है, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और बेसिस से। बेसिस दो तरह की होती हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्यूरीन सिंथेसिस। प्यूरीन में आते हैं एडेनिन और गुआनिन, और डीएनए में और आरएनए में ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हम सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन तीन तरीके से हो सकती है। एक होती है डिनोवो सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि ना हम न्यू सोर्सेज से बॉडी में प्यूरीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। डिनोवो सिंथेसिस में हम प्यूरीन सिंथेसाइज करते हैं बॉडी में फ्रॉम न्यू सोर्सेज। और एक दूसरा मेथड होता है, उसको हम कहते हैं सैल्वेज पाथवे। उसमें हम क्या करते हैं कि ना जो ओल्ड प्रोटीन्स हैं उनकी डिग्रेडेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हम उनको रीयूज़ करके उनकी मदद से प्यूरीन्स बनाते हैं। तो सैल्वेज पाथवे में हम क्या करते हैं कि जो ओल्ड प्रोटीन्स हैं उनको डिग्रेड करके वो जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको हम रीयूज़ करके प्यूरीन सिंथेसिस करते हैं। और जो लीवर है, थर्ड मेथड, ये है मेन साइट ऑफ प्यूरीन सिंथेसिस। मेन साइट ऑफ प्यूरीन सिंथेसिस क्या है, आपने याद रखना है कि लीवर जो है वो मेन साइट ऑफ प्यूरीन सिंथेसिस है। और एक और है कि ना जो हम डाइट से लेते हैं प्यूरीन्स, तो जो हमारे डाइट से आते हैं ना वो फ़ौरन डिग्रेड हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तीन चीज़ों से बने हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, बेस। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स दो तरह की बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन है मेन प्यूरीन्स। और आज हम प्यूरीन सिंथेसिस ही पढ़ रहे हैं, उसमें डिनोवो है, सैल्वेज पाथवे है और लीवर। ठीक है, तो हम पहले डिनोवो सिंथेसिस पढ़ेंगे। डिनोवो सिंथेसिस में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं। एक प्यूरीन को बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए एक तो नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमें कैसे मिलेगी, वो हमें मिलेगी अमाइनो एसिड से। और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स में हम लेंगे AGG से, हम याद रखेंगे एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन। AGG, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन और ग्लूटामीन, ये तीन अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे हम नाइट्रोजन हासिल करते हैं प्यूरीन्स बनाने के लिए। दूसरा कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन लेते हैं। और तीसरा है एल्न फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये हमें देगा फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन, कार्बन और फॉर्माइल ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं प्यूरीन्स बनाने के लिए। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो हमें अमाइनो एसिड से, कार्बन डाइऑक्साइड से और एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने सारा चार्ट बनाया है डिनोवो सिंथेसिस का। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये मैंने इनको निमोनिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको इन निमोनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले इनके फुल फॉर्म जो है वो समझनी पड़ेगी। तो निमोनिक्स है R5P, इसका मतलब है राइबोज 5 फॉस्फेट। R5P का मतलब है राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद है PRPP, इसका मतलब है फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। RPP, फोस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। उसके बाद है PRA का मतलब है फोस्फोराइबोसाइल अमाइड। PRA का मतलब है फोस्फोराइबोसाइल अमाइड। उसके बाद आता है जार का मतलब है ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड का। जार का क्या मतलब है? ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड। उसके बाद आता है एफ जार में क्या होता है, एक फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड। एफ जार के बाद आता है एफ जैम का क्या मतलब है कि ना एक और अमाइड ग्रुप जो है ऐड हो जाता है एफ जार में, तो ये बन जाता है फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइडाइन राइबोटाइड। फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइडाइन राइबोटाइड। उसके बाद आता है एयर का मतलब होता है अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड। अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड एयर का मतलब है। उसके बाद आता है सी एयर में क्या होता है कि ना हम कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड। क्या बन जाता है? कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड। उसके बाद आता है साइकार का मतलब है सक्सिनाइल अमाइनो अमाइडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। सक्सिनाइल अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड, ये मतलब होता है साइकार के बाद आता है आईकार का मतलब होता है अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड, ये मतलब होता है आईकार का। आईकार के बाद आता है फाइकार का मतलब होता है
फॉर्मा अमाइनो इमिडाजोल कार्बोक्सी अमाइड ट्राइबोटाइड। और फिर हमारे पास लास्ट जो आता है वो है IMP। IMP का मतलब होता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी IMP। तो आपने ये सारे निमोनिक्स एक दफ़ा याद कर लेना है, याद नहीं बस एक दो दफ़ा आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये निमोनिक्स याद कर लेते हैं ना तो इससे आपको पूरी जो प्रोसेस है डिनोवो प्रोसेस या डिनोवो सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, ये याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं R5P से। R5P का मतलब है राइबोज 5 फॉस्फेट। लेकिन ये R5P आता कहाँ से है, कहाँ से आता है ये आता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है ग्लूकोज की तो उसमें आपको पता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होने के बाद जब ये HMP शंट में आता है तो वहाँ पर ये R5P में कन्वर्ट हो जाता है, यानी राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद ये HMP शंट में से पास होने के बाद R5P में कन्वर्ट हो जाता है। तो R5P से आगे प्रोसेस कैसे बढ़ती है ये हम पढ़ेंगे। तो R5P यानी राइबोज 5 फॉस्फेट बन गया हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद R5P कन्वर्ट होगा PRPP में। PRPP मैंने आपको बताया था क्या है, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है कि एक ATP मॉलिक्यूल वो आता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स R5P को अपने डोनेट कर देता है और AMP बन जाता है, ठीक है। और ये सब होता कब है, ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होता है, ये सब मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में होता है। और एक एंजाइम जो बहुत आसान है याद रखने के लिए, जैसे PRPP बन रहा है तो PRPP सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सब होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि R5P जो है ये PRPP सिंथेटेज एंजाइम ATP की और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में PRPP में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ATP मॉलिक्यूल अपने 2 फॉस्फेट ग्रुप्स R5P को डोनेट करता है और ये PRPP में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये रेगुलेट कैसे होता है, PRPP की जो प्रोडक्शन है वो रेगुलेट कैसे होती है। अगर हमने इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो PRPP की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। फॉस्फेट ग्रुप PRPP की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे और इसकी प्रोडक्शन को रोक कौन सकता है या डिक्रीज़ कौन कर सकता है, वो इसका प्रोडक्ट है PRPP नहीं, मेरा मतलब प्यूरिन्स, जो हम एंड में जाके हमको मिलेंगी। प्यूरिन्स जो हैं वो PRPP की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज़ कर सकता है। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो डिक्रीज़ कर देंगे PRPP की प्रोडक्शन को। तो हमने क्या पढ़ा कि R5P जो है ये PRPP सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ATP से 2 फॉस्फेट ग्रुप्स लेता है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में और PRPP में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी प्रोडक्शन PRPP प्रोडक्शन को कौन बढ़ा सकता है, फॉस्फेट ग्रुप्स। और PRPP की प्रोडक्शन को कम कौन कर सकता है, वो हैं प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड। तो PRPP बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, PRPP कन्वर्ट होगा PRA में। PRA का मतलब है फॉस्फोराइबोसाइल अमाइड। अमाइड का मतलब है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमें पीछे पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो नाइट्रोजन डोनेट करते हैं। और कौन कौन से हमने पढ़े थे, AGG, एस्पार्टेट, ग्लूटामीन और ग्लाइसिन। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ग्लूटामीन, जो अपना अमाइड इसको ऐड करके PRPP में ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पर एक और रिएक्शन भी होगा कि जो हमने ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड किए थे या जो पायरोफॉस्फेट ऐड किया था वो इस स्टेप में जो है वो पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे और फिर ये PRA बन जाएगा। और ये सब किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा GPRPPAT यानी ग्लाइसिन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटामीन, ये ग्लूटामीन। उसके बाद ये जो हमारा जो प्रोडक्ट था PRPP फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, फिर यहाँ हमें ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, अमाइड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अमाइड ट्रांसफरेज इस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना अमाइड ग्रुप जो है वो PRPP को देके उसको PRA में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसकी भी जो रेगुलेशन है वो भी पढ़ते जाते हैं। तो इसकी रेगुलेशन को बढ़ा कौन सकता है, वो है PRPP। जितना PRPP बनता जाएगा उतना PRA भी बनता जाएगा। तो PRPP जो है PRA की प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखी है कि जो AMP और GMP हैं वो PRA की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं।
AMP और GMP PRA की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। AMP और GMP PRA की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। आपने ये याद रखना है, आगे हम जाके इसके क्लिनिकल्स पढ़ेंगे। तो PRA बन गया, उसके बाद क्या होता है, PRA कन्वर्ट होता है जार में। जार में कन्वर्ट होने के लिए इसका एंजाइम कौन सा है, जार सिंथेटेज। और यहाँ पर जार का मतलब, यहाँ जो G है ना, इसका मतलब है ग्लाइसिन। तो इसका मतलब यहाँ एक ग्लाइसिन ऐड होता है अलॉन्ग विद एक ATP और एक ग्लाइसिन ऐड होता है, और उसकी वजह से PRA जो है वो GAR जार में कन्वर्ट हो जाता है, जार सिंथेटेज की प्रेजेंस में। तो उसके बाद क्या होगा कि जो जार है वो F जार में कन्वर्ट हो जाएगा। F जार में जो F है, ये जो ऐड हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फॉर्माइल ग्रुप। और फॉर्माइल ग्रुप कहाँ से आएगा, ये आएगा एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट F फॉर्माइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से जार जो है वो F जार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो F जार आगे जाके क्या होगा, इसके साथ F जार जो है वो F जैम में कन्वर्ट हो जाएगा। F जैम का क्या मतलब है कि इसमें ना एक और अमाइड ग्रुप जो है वो ऐड हो गया। अमाइड ग्रुप कहाँ से आता है, अमाइनो एसिड। और जैसे हमने ऊपर देखा कि ग्लूटामीन जो है यहाँ से अमाइनो एसिड आया था, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि ग्लूटामीन जो है वो अमाइनो एसिड देगा, अमाइड देगा। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है। F जार F जैम में कैसे कन्वर्ट होता है, F जैम सिंथेटेज की प्रेजेंस में, जहाँ पर F जो ग्लूटामीन है वो अपना अमाइड जो है वो F जार को देता है और ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से F जैम जो है वो बन जाता है। F जैम बनने के बाद इसके साथ क्या होगा, F जैम, अब F जार F जैम इनकी जान छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं एयर पर। तो F जैम जो है वो एयर सिंथेटेज की प्रेजेंस में एक ATP को यूटिलाइज़ करते हुए एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। एयर का क्या मतलब है, एयर का मतलब है अमाइनो इमिडाज़ोल राइबोटाइड। ठीक है, एयर का मतलब है अमाइनो इमिडाज़ोल राइबोटाइड। अब जो ये एयर है ये C एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ये जो C है ना, इसका मतलब है कार्बन। का क्या मतलब है, कार्बन। और मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन हमें कहाँ से लेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन हासिल करेंगे। तो इस स्टेप में क्या होता है, जो एयर है वो एयर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और C एयर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाज़ोल राइबोटाइड। ठीक है, तो जो C एयर है वो आगे जाकर वो बन जाता है साइकार। साइकार कैसे बनता है, साइकार बनता है साइकार सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। और इसमें क्या होता है, साइकार में ये होता है कि हम इसमें ना एक एस्पार्टेट ऐड कर देते हैं। जब हम C एयर में एक एस्पार्टेट ऐड कर देते हैं वो एक साइकार में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। साइकार की फुल फॉर्म क्या है, जब मैंने आपको पहले भी बताई कि फुल फॉर्म है सक्सिनाइल अमाइनो इमिडाज़ोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड। इतना बड़ा याद रखना बहुत मुश्किल काम है, तो आप बस साइकार याद रखें तो बहुत है। तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ हमने इसमें ऐड कर ली, ऊपर से सारा प्रोसेस चलता आ रहा है, ऐड हो रहा है, इतना कुछ ऐड हो गया। तो अब हम इसमें से थोड़ा लोड कम करेंगे। अब हम इसमें से फ्यूमरेट जो है वो निकाल लेंगे। फ्यूमरेट जब हम जैसे निकालेंगे तो साइकार जो है वो आई कार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो फ्यूमरेट है इसको हमने निकाल लिया, तो इसको हम कंपनसेट करने के लिए इसमें फॉर्माइल ग्रुप ऐड कर देंगे आई कार में। आई कार में फॉर्माइल ग्रुप कहाँ से आएगा, वो आएगा फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एक फॉर्माइल ग्रुप आई कार को डोनेट करेगा और टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आई कार जो है फिर ये फाई कार में कन्वर्ट हो जाएगा। फाई कार की फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मा अमाइनो इमिडाज़ोल कार्बोक्सी अमाइड राइबोटाइड, फाई कार। अब हमारी प्रोसेस आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो फाई कार है, लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, फाई कार साइक्लोहाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में IMP में कन्वर्ट हो जाएगा। और IMP जो है ये पेरेंट मॉलिक्यूल है AMP और GMP को सिंथेसाइज करने के लिए। तो इस तरह हमारे प्यूरिन जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। IMP की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई, इनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस फिर से देख लें कि R5P था, उसके बाद PRP सिंथेस्टेज की प्रेजेंस में PRPP बन गया। PRPP जो है उसने ग्लूटामीन से एक अमाइड ग्रुप लिया, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ और PRA बन गया। PRA जार सिंथेटेज की प्रेजेंस में जार बन गया। जार जो है वो F ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में F जार बन गया। F जार जो है F जैम सिंथेटेज की प्रेजेंस में F जैम बन गया। F जैम एयर सिंथेटेज की प्रेजेंस में एयर बन गया। और एयर जो है उसने एयर कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन एक्सेप्ट करके C एयर बन गया। C एयर जो है वो साइकार सिंथेटेज की प्रेजेंस में साई कार बन गया। और साई कार जो है वो एक फ्यूमरेट लॉस करके आई कार बन गया। और आई कार ने एक फॉर्माइल ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट किया और उसके बाद फाई कार बन गया।
और 5 कार साइक्लोहाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में IMP बन गया। IMP जो है वो पेरेंट मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है AMP और GMP का। तो हमने ये सारी प्रोसेस देखी। तो इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं जो MCQs में आ सकती हैं वो ये हैं। मोटी मोटी बातें ये हैं कि इसमें कितने ATP यूज़ होते हैं, कितने फॉर्माइल ऐड हुए हैं, कितने ग्लूटामीन, कितने ग्लाइसिन और कितने एस्पार्टेट। तो आपने याद रखना है जो एक दफ़ा प्यूरिन सिंथेसिस या एक दफ़ा जो डिनोवो सिंथेसिस होती है उसमें 4 ATP यूज़ होते हैं, 2 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। अच्छा 4 ATP हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ। एक ATP यूज़ होता है यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में, जब दो जो हैं फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो ऐड होते हैं R5P में, तो ATP AMP में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये, दूसरा ये, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ATP ऐड हो जाता है, दूसरा ये, तीसरा है हमारे पास ये ATP जो ऐड हो रहा है। उसके बाद तीसरे ATP के बाद हमारे पास चौथा ये रहा, एस्पार्टेट के साथ एक ATP ऐड होता है, चौथा ये रहा। 4 ATP हमारे पास हो गए। उसके बाद 2 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कहाँ यूज़ हो रहा है। तो फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एक हो रहा है यहाँ पर यूज़, एक, उसके बाद एक फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास 2 टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट हैं वो भी यूज़ होते हैं। उसके बाद 2 ग्लूटामीन, 2 ग्लूटामीन कहाँ पर यूज़ होते हैं। एक ग्लूटामीन ये रहा जब हमें अमाइड ग्रुप डोनेट करना होता है, तो और एक ग्लूटामीन कहाँ गया ग्लूटामीन कहाँ गया, एक ग्लूटामीन ये रहा, ये दूसरा, तो 2 ग्लूटामीन हो गए। उसके बाद एक ग्लाइसिन ये रहा, एक ग्लाइसिन जब PRA जो है वो जार में कन्वर्ट होता है तो ग्लाइसिन एक्सेप्ट करके ही वो जार में कन्वर्ट होता है। उसके बाद एक एस्पार्टेट जो है वो भी ऐड होता है, ये आपने याद रखना है एस्पार्टेट वाला। तो एस्पार्टेट तब ऐड होता है जब C एयर जो है वो साई कार में कन्वर्ट होने लगता है और फिर आगे साई कार जो है वो फ्यूमरेट लॉस करके आई कार में कन्वर्ट हो जाता है, ये है एस्पार्टेट। तो बस यहीं तक था आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और बाकी ये चीज़ें आपने मोटी मोटी ये सारी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs की पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आपने ऐसे पूरा याद नहीं रखना, बस यही निमोनिक्स से R5P, PRPP, PRA, जार, FJAR, FJM, एयर, C एयर, साई कार, आई कार और फाई कार, और एट लास्ट हमारा प्रोडक्ट बन जाता है IMP जो आगे जाके AMP और GMP जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।